नमस्कार। जी फाइल्स बिग डिबेट में आप सबका स्वागत है। पश्चिम बंगाल के चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 294 लोगों का भविष्य 2 मई को तय होगा। उस दिन नतीजे आएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल क्या है? सवाल यह है कि पिछले 6 महीनों में भारतीय जनता पार्टी का छोटे से बड़ा नेता लगातार पश्चिम बंगाल की यात्रा कर चुका है। ममता बनर्जी पर लगातार हमले हो रहे हैं। यह चुनाव ममता बनर्जी बनाम नरेंद्र मोदी हो गया है। हालांकि चुनाव तो केरल, असम और तमिलनाडु में भी हो रहे हैं, पुडुचेरी में भी हो रहे हैं, लेकिन हल्ला सिर्फ पश्चिम बंगाल के चुनाव का है। आखिर ये चुनाव इतना महत्वपूर्ण क्यों है? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ चुके हैं विवेक मुखर्जी, जो कि हमारे जी फाइल्स के कंसल्टिंग एडिटर हैं, और डॉक्टर जीएस सूद, जो कि आर्थिक मामलों के जानकार हैं लेकिन राजनीतिक मामलों पर भी पैनी नजर रखते हैं। आप दोनों का इस कार्यक्रम में स्वागत है, डॉक्टर सूद और विवेक मुखर्जी साहब। अगर आज आप देखें, अगर हम एक नजर दौड़ाएं कुछ आंकड़ों पर, तो 1947 से 1962 तक कांग्रेस पार्टी का राज रहा है, और उसके बाद यूनाइटेड फ्रंट 1967 से 1969 तक पहली बार 12 पार्टियों की एक कोएलिशन गवर्नमेंट भी बनी, और उसके बाद दोबारा 1972 से 1977 तक कांग्रेस पार्टी का राज रहा। और इस देश की राजनीति के सबसे बड़े पुरोधा, जिनको के प्रधानमंत्री पद मिलते मिलते रह गया, जो कि उन्होंने कहा, परम आदरणीय ज्योति बासु जी लगभग 20 साल पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे। और अब ममता बनर्जी, जो कि अभी फिलहाल वहां की मुख्यमंत्री है पिछले 10 साल से। तो अगर इस पैटर्न को देखा जाए, इस प्रवृत्ति को देखा जाए, तो पश्चिम बंगाल का मतदाता मुख्यतः जल्दी से बदलाव नहीं करता है। मैं आपको ले चलता हूं विवेक मुखर्जी के पास, जो कि विवेक मुखर्जी ने काफी विश्लेषण किया है पश्चिम बंगाल के चुनाव का। और आज हम अपने दोनों मेहमानों से भी निवेदन करेंगे कि इस चर्चा को हम, ये चुनाव क्यों महत्वपूर्ण है, इसी मुद्दे पर फोकस करेंगे। विवेक, आप बताएं। विवेक जी, आप अपना माइक अनम्यूट करें जरा पहले। थैंक यू अनिल जी फॉर इनवाइटिंग टू दिस शो एंड स्टार्टिंग दिस शो। तो अगर हम सीधे मुद्दे पे आए, तो हम देखते हैं कि 2021 का जो इलेक्शन है, वो पॉसिबली बंगाल के हिस्ट्री में, इलेक्टरल हिस्ट्री में, आई थिंक इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्शन। क्योंकि फॉर रीजन इज वेरी सिंपल, दैट बीजेपी, which is in power for almost 6 years at the center, is for them, the West Bengal is the sort of a last frontier, आखिरी पड़ाव जिसको कहते हैं, in the east है। आप अगर देखें, बिहार से लेके जहां पे वो जेडीयू के साथ अलायंस में पावर में है, असम, मणिपुर, नागालैंड, ऊपर आप चले जाए सिक्किम में, तो पूरा जो ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, मतलब जो बिहार से जो ईस्ट की तरफ जाता है, उस पार्ट में बीजेपी इज ऑलरेडी इन पावर एक्सेप्ट फॉर वेस्ट बंगाल, एंड दे थिंक like West Bengal is the most important state for the party to consolidate their power in the long term. For that, they have to come into power in West Bengal. Now, West Bengal में, जैसे अनिल जी ने कहा, is that very typical, is that people do not change governments or parties very easily.
in since 47 to 2021, 72, 73 years, only 4 parties have come to power. नहीं, डॉक्टर सूद आप बताएंगे आपके हिसाब से क्या है? डॉक्टर सूद जी, हाँ, मैं आपकी राय जानना चाहता हूं इस मुद्दे पर। जी, मैं एक्चुअली कुछ दिनों से वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस को थोड़ा देखने और समझने की कोशिश कर रहा हूं, और जैसा कि विवेक जी ने कहा कि ईस्ट में ज्यादातर जगह पर ऑलरेडी बीजेपी ने अपना परचम फैला दिया है, और वेस्ट बंगाल उनके लिए कुछ इसलिए भी क्रूशियल हो गया कि अगर आप पिछले दिनों की राजनीति को देखें, चाहे वो फार्मर्स प्रोटेस्ट हो या वो हो, तो हो सकता है कि उनको कुछ सेटबैक्स आने वाले समय में नॉर्थ या उनकी जो होल्ड की बेल्ट है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें तो गेन्स के चांसेस कम हैं और लॉसेस के शायद बीजेपी के लिए ज्यादा हो सकते हैं। तो उस सब परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो लगता है कि वेस्ट बंगाल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, और इसीलिए डेस्परेशन है दोनों पार्टीज की कि किसी भी तरीके से बीजेपी को वेस्ट बंगाल पर कब्जा जो है वो करना लगता है जरूरी हो गया है। ये बात बिल्कुल ठीक है। अगर विवेक जी और सूद साहब अगर हम देखें इस पूरे उसमें कि जो अभी हालात हैं किसान आंदोलन के बाद, अगर आप देखेंगे तो किसान आंदोलन के बाद एक बात बड़ी उभर करके आई है, क्योंकि मैं अभी पिछले दिन लगभग 9 दिन का दौरा करके आया हूं हरियाणा का, पंजाब का और हिमाचल का, और इसमें मैंने पूरे पंजाब में जो देखा है, कोई घर नहीं है जो इस आंदोलन में शामिल नहीं है। और हरियाणा में भी जो देहात का एरिया है उसमें जो गुस्सा निकल करके आया है वो एक बड़ा क्षोभ का कारण है, क्योंकि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पंजाब में कांग्रेस की सरकार है। इन दोनों राज्यों की लोकसभा अगर आप देखें तो लगभग 13 के करीब पंजाब में एमपी हैं और 10 के करीब 23 एमपी में से मुझे नहीं लगता कि 2 या 3 एमपी से ज्यादा जो सत्तारूढ़ दल है उसके हाथ में आने वाला है। और यूपी में भी अगर आप देखें इस आंदोलन के चलते 127 विधानसभा सीट जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आती हैं, आगरा से स्टार्ट होकर के मुरादाबाद, बरेली और अप टू बिजनौर, इस पूरे इलाके में जो सत्ता परिवर्तन और सत्ता में बदलाव की जो चाह दिखाई दे रही है, उसके कारण भी भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सा एक झटका लग सकता है टोटल नंबर आने में। हालांकि अभी दिल्ली दूर है, 2024 की चुनाव अभी बहुत दूर है, लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव नजर आ रहा है। अगले साल मार्च में 2022 में चुनाव होना है। इस सब के मद्देनजर भी मुझे लगता है कि जो ये रुख है भारतीय जनता पार्टी का, अगर आप देखें, और सत्तारूढ़ दल का और मोदी की जो चिंता है, देखिए मोदी जी की एक खास बात आप समझ लीजिए, ये पूरी की पूरी पार्टी को मोदी जी ने चुनाव पार्टी में बदल दिया है। हर वक्त चुनाव की तैयारी, हर वक्त चुनाव के लिए बिगुल, हर नेता दल बल सहित बिल्कुल चुनाव की मुद्रा में रहता है। तो उस स्थिति में अगर आप देखें, हमारे बीच में अमित खेमका जी, प्रसिद्ध वकील, दिल्ली हाई कोर्ट के, जुड़ गए हैं। खेमका जी का स्वागत है। खेमका जी आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो हम बात कर रहे थे कि लेट होने का नहीं, कोई बात नहीं खेमका जी। तो अभी हम बात कर रहे थे कि किस तरह से पूरे के पूरे जो मोदी जी की चिंता है कि जहां जहां घाटा हो रहा है उसकी भरपाई कहां कहां हम कर सकते हैं, ये एक सबसे बड़ी चिंता है। अमित जी, हम अभी चर्चा कर रहे थे कि पश्चिम बंगाल का चुनाव क्यों महत्वपूर्ण है और किन कारणों से ये सारा का सारा जो रुझान है, फोकस है सारा का सारा, वो क्यों होने जा रहा है। आप बताएंगे, कुछ आपके विचार हैं तो? सर, मुझे ऐसा महसूस होता है कि बीजेपी के ऊपर एक टैग है, बनिया, लाला, ब्राह्मण, कंजर्वेटिव पार्टी का। ओके। और
बंगाल को और बंगालियों को खासतौर से एक उनके ऊपर एक प्रोग्रेसिव का टैग है। एक समझा जाता है कि बंगालीज आर लॉट मोर प्रोग्रेसिव, lot more secular in nature. By nature Bengalis are like that, and they have traditionally shown that, you know, by जिस तरीके से अगर आप देखें कि एक वहां पर कभी लेफ्ट का राज रहा, कांग्रेस का राज रहा, तो आज बीजेपी दो बातें प्रूव करना चाहती है। एक तो ये प्रूव करना, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है और ये प्रूव करने की कोशिश होती है इससे कि हम अब वो वाली कंजर्वेटिव बनिया ब्राह्मण पार्टी नहीं है। अब हमारी एक्सेप्टेंस इवन प्रोग्रेसिव सोसाइटीज में, प्रोग्रेसिव जिन जगहों को कहा जाता है, वहां पर भी हमारी एक्सेप्टेंस है। और दूसरी जो सिग्नल वो भेजते हैं, वो जो उनका हिंदुत्व का एजेंडा है, वो ये एक सिग्नल पहुंचाते हैं कि हिंदुत्व का एजेंडा अब कहां कहां पहुंच गया। जैसे कि जब नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने विजय प्राप्त की, तो सबसे ज्यादा जिस चीज को दिखाया गया वो भगवा था। उस वक्त भगवा रंग जो था वो सबसे ज्यादा वहां पर दिखाया गया। तो ये एक सिग्नल है कि हमारा जो भगवाकरण है या जो हमारा हिंदुत्व का एजेंडा है, वो अब बंगाल में भी स्थापित हो गया। इसलिए मुझे महसूस होता है कि ये दो बातें ऐसी हैं जो बीजेपी को एक माइलस्टोन की तरह से शायद नजर आती हैं, और इन दोनों की वजह से जो जोर है। और दूसरी बात, अगर आप देखें कि उनका एक एजेंडा है कि कांग्रेस बाहर, कांग्रेस इज फिनिश्ड, कांग्रेस अब नो मोर। तो उस एजेंडा के ऊपर भी ये जो 2-3-4 राज्य रह गए हैं जो कांग्रेस के पास या कांग्रेस से रिलेटेड पार्टीज के पास जो हैं, तो उस एजेंडा को भी एक इसका एक मैं समझता हूं बढ़ावा मिलता है। अमित जी, हमारे पास सौम्य बंदोपाध्याय हैं, पश्चिम बंगाल के बहुत मामलों के जानकार, आनंद विहार के ब्यूरो चीफ भी रहे हैं, बहुत बड़े लेखक हैं, उनकी एक व्यूअरशिप है, रीडरशिप है। कोशिश करता हूं, उनका एक साउंड बाइट हमारे पास आया है, अगर वो चला तो चला करके देखते हैं कि वो चलेगा या नहीं। नहीं भाई, ये वीडियो ट्रैक नहीं चल रहा। एनीवे, हम वी विल हैव आवर डिस्कशन ऑन। ये बात बिल्कुल ठीक है। विवेक, आप कुछ कहना चाह रहे थे इसी बीच में? हाँ, मतलब जो अमित जी और सूद साहब ने जो कहा कि हाँ, ये बीजेपी का जो एक चेंज ऑफ इमेज पर्सपेक्टिव से भी इट इज एन इम्पोर्टेंट इलेक्शन। बट अगर and they made substantial gains in the 2019 general elections in West Bengal. They got a lot of seats, about I think more than a dozen seats or 18 seats they got from West Bengal, which is unheard of. BJP getting so many parliamentary seats. But there will be this, but this is assembly elections. There are the problem with BJP in West Bengal is that their party organizational structure is not yet comparable to what Trinamool has got, the organizational structure on the ground that they have, the kind of workers they have, the kind of cadres they have. Basically, Trinamool cadres are the former left cadres who have in 2011 who joined the Trinamool Mamta's party and specifically during the Nandigram agitation. उस time उन्होंने join किया था, तो they know the lay of the ground very well. बीजेपी के साथ प्रॉब्लम है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ना होने की वजह से presence on the ground is weak, and they have to rely on lot of manpower from the border areas, which like Jharkhand, Orissa. From there they need a lot of manpower they will be borrowing. While वो manpower जो है in urban centers पे तो चलिए campaign on the ground they can run it, but in the rural they cannot run it because they do not know the lay of the land. They do not know the lay of the land. उनको उस जगह की समझ नहीं है, और वहां पे किस तरीके की पॉलिटिक्स चलती है, किस तरीके का कैंपेनिंग चलता है,
उसका उनको पास अब आइडिया कम होगा, क्योंकि उनके पास ये वर्कर्स बाहर से है. So that is one of the big challenges that will face is for BJP. And let us also not forget that in the last election, Trinamool went alone. 2011 में they were in alliance with Congress. In last election, that was in 2017, they went alone and they improved their tally from 184 seats in 2011 to 211 seats. So and अभी ये हमारे बीच में विवेक जी, प्रदीप सौरभ जी आ गए हैं. प्रदीप सौरभ जी जाने माने लेखक हैं और कई उपन्यास उन्होंने लिखे हैं. अभी उनका एक उपन्यास अभी आया है, ब्लाइंड स्ट्रीट. प्रदीप जी आपका स्वागत है. विवेक चर्चा कर रहे थे वेस्ट बंगाल के चुनाव पे. प्रदीप जी आप इस मुद्दे पे क्या कहेंगे? हेलो प्रदीप जी, आपको मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है. आप बोलिए, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं. हाँ, आप पूछिए सवाल. नहीं तो पश्चिम बंगाल पे फोकस क्यों है? हम ये चर्चा कर रहे हैं ये पूरा विषय जो है ये है पूरे देश में सत्तारूढ़ दल में खासतौर से बहस जारी है कि ये चुनाव इतना महत्वपूर्ण क्यों है? त्यागी जी, देखिए कि भारतीय जनता पार्टी डेस्परेट इसलिए है कि उसकी आज तक पहचान जो रही है इस देश में हिंदी भाषी पार्टी की पहचान रही है. किसी तरीके से उसका दक्षिण का द्वार कर्नाटका में खुला था और अभी भी दक्षिण के अन्य राज्य और पश्चिम बंगाल, ये जो राज्य हैं, इनमें तमाम कोशिशों के बाद भी बीजेपी की दाल गल नहीं रही. और अब पश्चिम बंगाल में उनको लगता है, जिस तरह से 1-2 वर्षों से वो पूरी कैंपेन कर रहे हैं और पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय वहां के प्रभारी होकर वहां पर इतने लंबे समय से पार्टी के अंदर, टीएमसी के अंदर जोड़ तोड़ कर रहे हैं, तमाम लोगों को अपने में शामिल करा रहे हैं. कुछ वामपंथी लोग भी शामिल हुए हैं, कुछ कांग्रेस से भी शामिल हुए हैं. तो ये इस तरह से वो पार्टी बनाकर वहां पर वो चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में एंट्री हो जाए, क्योंकि उससे सटा हुआ जो राज्य है बिहार किसी तरह से आई, और जिस तरह से बिहार में नीतीश कुमार को उन्होंने बेइज्जत करके मुख्यमंत्री बनाया है, तो उनकी रणनीति का हिस्सा है कि 5 साल पूरे होने से पहले भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री हो जाए या उसके बाद. कहते हैं कि इस रीजन के अंदर वो पश्चिम बंगाल में पार्टी का विस्तार हो, ताकि वो उस तरीके से पूरे एक राष्ट्रव्यापी, एक देशव्यापी पार्टी बने. इसके लिए वो हर जोड़ तोड़, हर तरह के काम कर रहे हैं. और उनकी नजर इसलिए भी है पश्चिम बंगाल में कि हिंदी भाषी जो राज्यों के लोग हैं, उनकी संख्या भी करीब 1 करोड़ 20 लाख के आसपास है, जिसमें से लगभग 80 लाख मतदाता हैं. और बहुत सारी ऐसे जिले हैं और सीटें हैं जहां पर हिंदी भाषी जो मतदाता है वो किसी ना किसी तरीके से निर्णायक भूमिका करता है. तो उनको ये लग रहा है कि अभी तक तो पश्चिम बंगाल के अंदर वाम मोर्चा होता था और शुरुआती दिनों में वाम मोर्चा कांग्रेस ममता है, वो भी एक तरह से कहेंगे कि कांग्रेस का ही वो आउटफिट था जो टीएमसी के नाम से बाद में जाना गया. तो ये भारतीय जनता पार्टी चाहती कि अगर बंगाल में उसकी सरकार बनती है और तो वो एक राष्ट्रव्यापी पार्टी के तौर पे पहचाने जाने लगेंगे. हालांकि पूर्वोत्तर के राज्यों में असम को छोड़ दिया जाए तो बाकी जगह तो डकैती करके या तोड़ फोड़ करके छल बल से उन्होंने सरकारें बनाई है. तो ये अपना जो विस्तार है एक राष्ट्रव्यापी पार्टी, और राष्ट्रव्यापी पार्टी ही नहीं, वो जिस लाइन पर करती है, जिस राष्ट्रवाद की बात करती है, जिस हर चीज में वन नेशन वन, वो भी वो पार्टी बनना चाहती है. कि ये बात तो सच है कि अगर इस देश में छोड़ दिया जाए, कांग्रेस पार्टी को छोड़कर किसी का भी
पूरे देश में कार्यकर्ता और संगठन नहीं है। ये अलग बात है कि वो कांग्रेस पार्टी काफी बिखरी हुई है, लेकिन आप किसी भी कोने में देश चले जाएंगे आपको कांग्रेस जरूर मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि उसके पीछे सोच है। और वैसे भी भारतीय जी अभी मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को क्षेत्रीय पार्टी न कहा जाए। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से राष्ट्रीय पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी का अगर आप देखें इसको, ये कहिए कि पश्चिम बंगाल में उनकी सरकार नहीं है लेकिन पार्टी तो है, और आसाम में तो सरकार ही है, तमिलनाडु में भी उनकी पार्टी है। तो खैर बहस का मुद्दा बदल जाएगा। आप बोल रहे थे, बताइए, आप बताइए। ये सवाल मेरे से है? जी आपसे। ये सवाल एक बार फिर से स्पष्ट करें। नहीं, मैं सवाल मैंने बीच में टिप्पणी की। आप बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को क्षेत्रीय सिंड्रोम से निकल के राष्ट्रीय पार्टी बनना है, लेकिन हम एक पॉइंट कह रहे थे, अगर क्योंकि आप गुजरात में रहे हैं और मोदी जी को अच्छी तरह से जानते हैं, मैं आपसे बात कर रहा था, मैंने अपनी चर्चा में भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी चिंता ये है कि किस तरह से जो उत्तर भारत में जो घाटा होने वाला है उसको पूरा किया जाए। तो उसका लक्ष्य पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल की पहले विधानसभाएं जीती जाए और फिर उसके बाद संसदीय दल में जीता जाए। लोकसभा चुनाव में भी ये जो हिंदी क्षेत्रों में नुकसान की भरपाई करने के लिए बंगाल दूसरे राज्यों पर पार्टी ने केंद्र अच्छी खासी संख्या वहां पर पश्चिम बंगाल में सांसद जीत गया है। लेकिन सच ये है कि बेशक वो उसकी देश में सरकार है, उसका प्रधानमंत्री है, लेकिन असल जो है तो मेरा सोच है कि वो कांग्रेस ऐसी राष्ट्रीय पार्टी नहीं बन पाई है जिसके कार्यकर्ता देश के एवरी नुक एंड कॉर्नर पे हो, जिसका संगठन एवरी नुक एंड कॉर्नर पर हो। तो पार्टी अपने विस्तार पर फिर जब से ये जोड़ी आई है नरेंद्र मोदी और आप प्रदीप सौरभ ने बताया कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है, आप क्या कहना चाहते हैं? मुझसे प्रश्न कर रहे हैं त्यागी जी? मैं ये कहना चाहता हूँ जी आपसे प्रश्न कर रहा हूँ। डॉक्टर सूद बोले। जी देखिए, जो प्रदीप जी कह रहे हैं वो बात मैं शायद पहले कह चुका हूं कि ऐसा कुछ नहीं है कि बीजेपी को अपनों को एज ए नेशनलिस्ट पार्टी प्रूव करना है। मुझे ये लगता है कि वेस्ट बंगाल पर फोकस शायद इस वजह से है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि इस वक्त मुद्दे भी हैं बीजेपी के पास, वेस्ट बंगाल के टीएमसी के पास, तृणमूल कांग्रेस के पास बहुत इफेक्टिव मुद्दे नहीं है। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, क्या ममता बनर्जी गवर्नेंस के इशू पर वोट मांग सकती हैं? क्या ममता बनर्जी करप्शन फ्री राजनीति पर वोट मांग सकती हैं? वेस्ट बंगाल और खासतौर पर कलकत्ता देश में स्कैम्स का गढ़ है, पोंजी स्कीम्स का गढ़ है, और उनमें बहुत बार ये प्रूव हो चुका है कि आमतौर पर सक्रिय रूप से एक्टिवली पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व होते हैं। कभी भी किसी पॉलिटिशियन को नेल आउट करके उसको सजावता नहीं कराया गया, और बहुत मास स्केल पर लाखों की तादाद में लोगों ने उन स्कीम्स में फंसकर अपने आप को बर्बाद किया, पैसे उनके चले गए और कोई उनको रेस्क्यू नहीं किया गया। तो बेसिकली अगर आप करप्शन की बात करें, अगर आप गवर्नेंस की बात करें, इलीगल इमिग्रेशन की बात करें, तो लगता है कि बीजेपी को कि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। इसीलिए जो डेस्परेशन आपको दिख रही है वो सिर्फ इसको लेकर आप, मुझे लगता है कि शायद वेस्ट बंगाल में इस बार पहली बार टीएमसी बैकफुट पर है, या थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि डिफेंसिव है, जहां तक मैं समझता हूं। विवेक जी, आप सूद साहब के ने जो कहा, आपको लगता है आप सहमत हैं इस बात से जो सूद साहब का विचार है?
डेफिनेटली डिफेंसिव है या बैकफुट पे है अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी ये कैंपेनिंग विल पिक अप, पेस ऑफ कैंपेनिंग विल पिक अप, बट डेफिनेटली it is not going to be a free run for TMC like they had in 2017 or in 2011 when they fought the election in alliance with the Congress. So definitely BJP has made a lot of inroads, and especially certain pockets in which they have made inroads, but to what extent they are going to be able to translate that presence on the ground into actual votes, and which in turn will translate into seats, it remains to be seen. But the current indication is that we have talked to people, a lot of people in West Bengal. They are saying that yes, BJP will definitely improve its seat count in West Bengal, but to form a government, it's still a lot of distance they have to cover. Anil ji, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। समय की बाध्यता है, ये प्रोग्राम 25 ही मिनट का चलेगा। ये हमारा पहला प्रोग्राम है, मैं आपको बता दूं, और आने वाले दिनों में बंगाल, तमिलनाडु, असम पर हम लगातार चर्चा करेंगे और इस देश के दूसरे आर्थिक सामाजिक मुद्दों पर भी चर्चा करते रहेंगे। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप हमारी फेसबुक वॉल पर लिख सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर भी लिख सकते हैं और ट्विटर पर भी मैसेज भेज सकते हैं। इसी के साथ अगले प्रोग्राम की घोषणा करेंगे हम कुछ ही दिनों में, आने वाले दिनों में, क्योंकि पहला प्रोग्राम होने के कारण इस प्रोग्राम को आप टेस्ट प्रोग्राम भी मान सकते हैं। आपकी प्रतिक्रियाओं की प्रतीक्षा रहेगी। आप सब मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद, खुदा हाफिज।